ओके जी, अब हम कंजक्टाइवल ट्यूमर शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्यूमर है डर्मोइड। जो मोस्टली ट्यूमर होते हैं ना, उनकी बहुत सारी बातें छिपी होती हैं उनके नाम के अंदर ही। पता नहीं ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो ज़रा नाम सोच समझ के रखते हैं। तो इस ट्यूमर के अंदर भी इस तरह ही जो डर्म आ रहा है ना, डर्म आ रहा है, ये हमारा डर्मल लेयर से रिलेशन है। आप लोगों को पता है स्किन के अंदर एक एपिडर्मल होती है, फिर उसके नीचे डर्मल होती है, फिर उसके नीचे सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो डर्मल लेयर होती है उसके अंदर फिर कोलेजन भी पाए जाते हैं, इलास्टिक टिश्यू भी पाए जाते हैं, नर्व्स भी पाई जाती हैं और आर्टरीज वगैरह भी पाई जाती हैं। ठीक है, जो इसकी कंपोजिशन होगी ना, बिल्कुल डर्मल लेयर से मिलती जुलती होगी। एक तो ये कंजेनिटल नेचर है, मतलब बच्चों में पाया जाएगा, और दूसरा कोरिस्टोमा है। कोरिस्टोमा का मतलब होता है कि कुछ ऐसा टिश्यू पाया जाना किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो टिश्यू हार्मफुल नहीं है हमारे लिए। टिश्यू हमारी बॉडी का हिस्सा ही, जैसे डर्मल लेयर हमारी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन वो कंजक्टिवा में क्या कर रहा है। ठीक है, कंजक्टिवा में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसको उस कंडीशन को हम कहेंगे कोरिस्टोमा। ठीक है टिश्यू नॉर्मल ही है लेकिन एब्नॉर्मल जगह पे पाया जा रहा है। तो आप लोग बता चुके कंजेनिटल है, तो अर्ली चाइल्डहुड में पाया जाएगा। दिखने में कैसा होगा ये हमारा मिसाल के तौर पे स्क्लेरा है। स्क्लेरा के ऊपर ये एक येलिश वाइट मैस बनेगा। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था टेरिगम के अंदर, टेरिगम के तरह का लगेगा, येलिश वाइट मास होगा, और उसके ऊपर हो सकता है कि हेयर भी प्रेजेंट हो। ये ब्लूइश वाला हेयर है, उसके ऊपर हो सकता है हेयर भी प्रेजेंट हो। डायग्राम से देख लेते हैं। एक तो ये लिम्बस के ऊपर प्रेजेंट है, जो टेरिगम था वो लिम्बस के ऊपर नहीं आ रहा था, वो हमारा लिम्बस के करीब बन रहा था। ठीक है, टेरिगम से थोड़ा डिफ्रेंशिएट इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कलर भी एक जैसा है और शेप भी इसकी एक जैसी होती है। तो दूसरा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर तो बिल्कुल छोटा सा है, उसको हम सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे। छोटा सा है तो इजीली रिमूव कर देंगे, बड़ा है तो उसका फिर लैमिलर स्क्लेरोटोमी करेंगे, मतलब थोड़ा सा हिस्सा कॉर्निया का भी रिमूव कर देंगे और स्क्लेरा का भी रिमूव कर देंगे। क्योंकि अब वो पता है आप लोगों को कि अगर वो बड़ा होगा तो उसकी जड़ें भी ज़्यादा होंगी, वो नेक्स्ट दोबारा रीएक्रस हो सकती है। तो उस केस में हमने थोड़ा सा साथ साथ वो भी रिमूव करना है। फिर बाद में रिमूव करके उसके ऊपर एमनियोटिक फ्लैप लगा दो, या फिर कोई डोनर का लेके ना स्क्लेरा या कॉर्निया, तो वो लगा के उसको ऊपर से कवर कर दो। फिर डर्मोलाइपोमा है, फिर अगेंस्ट इसका जो नाम के दो तीन बातें छुपी हुई हैं। डर्मल लेयर से रिलेशन है, मतलब बिल्कुल वैसी कंपोजिशन होगी, और लाइपोमा है, मतलब इसमें लिपिड्स भी पाए जाएंगे, फैटी टिश्यूज पाए जाएंगे। ठीक है, डर्मोइड जैसा है और साथ में बीच में फैटी टिश्यू पाए जा रहे हैं। अडल्ट लाइफ में होगा, वो बच्चों में हो रहा था, और ये सॉफ्ट येलिश होगा, वाइटिश येलिश नहीं है, अकेला येलिश है। ठीक है, और इसकी भी हम सर्जिकल एक्सचेंज कर देंगे। देखने में कैसा होगा, नॉर्मली बनेगा। आपको पता है कैंथस होता है, ये मिडिल कैंथस है, ठीक है, नोज की तरफ है, और ये हमारा लेटल कैंथस है। लेटल कैंथस के पास बनेगा। ठीक है, ये वाइट येलिश बनेगा, सिर्फ येलिश एरिया होगा, वाइट नहीं होगा, और सेंटर में इसके भी हेयर पाया जाएगा। फिर पेपिलोमा की तरफ चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट ट्यूमर है। चिल्ड्रन में भी, अडल्ट में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बूढ़े लोगों में नहीं पाया जाता। ये तकरीबन 30 साल तक 35 साल तक लोगों में पाया जाता है, बच्चों से लेके। ठीक है, इसकी दो तरह की शेप्स होती हैं, एक पेडंकुलेटेड होता है, एक सिसाइल होता है। पेडंकुलेटेड का मतलब होता है कि जिसकी कोई पेडंकल आ रही हो, जिसका कोई स्टाक आ रहा हो। स्टाक मतलब ये है, पीछे स्टाक आ रहा है, ये मिसाल के तौर पे हमारा सामने स्क्लेरा है। ठीक है, स्क्लेरा के ऊपर एक स्टाक आ रहा है, स्टाक आगे 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 एक लोब्यूलेटेड मैस बना रहा है। ठीक है, लोब्यूलेटेड मतलब इस लोब्यूल बने हुए हैं, बाहर से आप देखोगे तो लोब्यूल बने होंगे। पीछे से स्टाक आ रहा है, उसके अंदर भी ब्लड वेसल्स आ रही है, रेड रेड जो आपको ब्लड वेसल नजर आ रही है ना बीच के, इसके अंदर। तो स्टाक बनेगा फिब्रोवास्कुलर स्टाक, आगे आके एक ऐसी स्ट्रक्चर कहेंगे कि रेडिश रेडिश स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर ब्लड सा भरा होगा, खून सा भरा होगा, और साथ में ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगी। और वो कह रहे हैं कि जो इसको ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ना, जो मतलब स्क्लेरा के ऊपर ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, वो कॉक्स क्रू ब्लड वेसल्स हैं। मतलब वो ऐसी दिखेंगी जैसे टॉर्चुअस ब्लड वेसल नहीं होती, जैसे ऐसे फुली फुली सी होंगी, तो वो जाके ब्लड वेसल इस ट्यूमर को सप्लाई कर रही होंगी। सिसाइल का मतलब होगा कि जो फैला हुआ है लेकिन साथ पूरा का पूरा चिपका हुआ है। मतलब अब ये हमारा सामने आगे लिम्बस, आगे लिम्बस पे पाया जाएगा, वो स्क्लेरा पे पाया जाएगा। लिम्बस के ऊपर आधा लिम्बस को कवर कर रहा है, और आधा कॉर्निया, और आधा साथ में स्क्लेरा के ऊपर। इस तरह पूरा फैला होता है ये। एक तो शाइनी सा होता है ये, वाइटिश वाइटिश लाइन शाइन्स है, और ये स्ट्रॉबेरी का तरह दिखता है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर होता है ना रेड रेड, जिस तरह ब्लैक ब्लैक दाने होते हैं स्ट्रॉबेरी के ऊपर, इसके ऊपर रेड रेड डार्क दाने होते हैं, और बाकी के बाकी जो होता है ना, वो लाइटिश पिंकिश सा ट्यूमर होता है। तो उसको हम कहेंगे सिसाइल है, सारा का सारा चिपका हुआ है। पेडोंकुलेटेड के अंदर स्टाक वगैरह था, वो लटका हुआ था, ये लटका नहीं हुआ, सारा चिपका हुआ है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, सिंपल एक्सीजन कर देंगे, या फिर एक्सीजन में क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी आपको पता, टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो कर देते हैं कि सेल की डेथ हो जाती है क्रायोप्रोब के साथ। ठीक है, और उसको हमने अकरेंस से बचाने के लिए इंटरफेरॉन अल्फा वगैरह जो देते होते हैं, माइटोमाइसिन सी हो गया जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, या ओरल साइमेटिडीन वगैरह देना है सर्जरी के बाद, ताकि रीएग्रेस ना हो सके ट्यूमर की दोबारा से। फिर पायोजेनिक ग्रेनुलोमा की तरफ चलते हैं।
ये एक तरह का मिसनोमर है, ना ही इसमें कोई पस पाई जा रही है, ना ही कोई इसके अंदर ग्रैनुलोमेटस टिश्यू पाया जा रहा है। हाँ, इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स पाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रैनुलोमेटस टिश्यू उसको कहते हैं जिसके अंदर जाइंट सेल्स वगैरह होते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं जो कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं, उसको हम ग्रैनुलोमेटस टिश्यू कहते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जरूर पाए जाएंगे। आप लोगों को मैंने टेरिगिम पढ़ाया, टेरिगिम सर्जरी कर रहे थे, उसके बाद जो रिकरेंस में एक चीज़ बन रही थी, इसको मैं आप लोगों को तब बताया था कि पायोजेनिक ग्रैनुलोमा है, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, मतलब फिब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स वगैरह है। ये वही चीज़ है, वही ट्यूमर की टाइप है। एक तो ये फिब्रोवास्कुलर होगा, ठीक है, प्रोलिफरेटिव होगा, रिस्पॉन्स टू इंसल्ट है। इंसल्ट क्या हो सकती है, एक यहाँ तो सर्जरी हुई है जिसे मैं बताया था, टेरिगन की सर्जरी करते हैं, उसके रिजल्ट में पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बन रहा है। स्ट्रैबिस्मस की सर्जरी कर रहे हैं, यहाँ पे क्लेजन की सर्जरी कर रहे हैं। क्लेजन जो हमारी बोबिन ग्लैंड फूल जाती है क्योंकि आगे उसका आगे रास्ता बंद हो जाता है, तो उसकी सर्जरी की है नीचे से हमने, मतलब पल्पेब्रल कंजक्टिवा से, तो उसके रिजल्ट में पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बन गया हुआ है। या फिर टेरिगन सर्जरी की उसके रिजल्ट में बन गया, कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ उसके रिजल्ट में बन गया। बनता ही हमारे सामने कंजक्टिवा उसके ऊपर है, सॉरी स्क्लेरा के ऊपर है, ठीक है, जो इसको हम कहते हैं बल्बर कंजक्टिवा। थोड़ा शाइनी सा होता है, पिंकिश से कलर का होता है ये, ठीक है। टफ कैपिलरीज आप लोगों को पता है, तो पिंकिश कलर तो देगा क्योंकि अंदर ब्लड है सारा। ट्रीटमेंट क्या होगा, टॉपिकल स्टीरॉइड देंगे, अगर ठीक होगा ठीक है, वरना सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे, सबसे बेस्ट ये है। फिर उसके बाद आता है बोवेंस इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, इसको हम कार्सिनोमा इन सिटू कहते हैं। कार्सिनोमा इन सिटू का मतलब होता है कि अगर कोई कैंसर बना है तो वो अपनी जगह पे रह रहा है, वहाँ से कहीं फैला नहीं है, ठीक है। एक कैंसर इस जगह पे बना है तो इसी जगह पे ही है, वो ये नहीं कि थोड़ा सा इधर हो गया, वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ना मेटास्टाइज करेगा, उसे हम कहेंगे कार्सिनोमा इन सिटू। अब इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। स्मोकिंग आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ जाएगा, जीरो डर्मा पिगमेंटोसा आ जाएगा, जो हम आगे जाके डिसऑर्डर एक पढ़ेंगे। तो ये सारे करेंगे बोवेंस इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक तो ये लेट अडल्ट लाइफ में आएगा, मतलब थोड़े से 40-45 साल के लोगों में आएगा। और कंजक्टिवल डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा इसके अंदर। डिस्प्लेजिया ये होता है कि जब सेल अपनी शेप लूज़ करके दूसरी शेप के अंदर चला जाए। आप लोग सोच रहे हो कि मेटाप्लेजिया में भी ऐसे हो रहा था कि कोई कोलमनल सेल थे कंजक्टिवा के, जब उनकी मेटाप्लेजिया हो रही थी तो वो स्क्वेमस सेल बन रहे थे, तो वो भी तो मेटाप्लेजिया होगा। लेकिन नहीं, डिस्प्लेजिया में फ़र्क होता है कि सेल तो डिफरेंट टाइप में जा रहे हैं, नॉर्मल सेल हो रहे हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। वो रिवर्सिबल है, मेटाप्लेजिया सेल रिवर्सिबल है, अगर इंसल्ट रिमूव कर दोगे तो आप रिवर्सिबल हो जाएंगे। लेकिन ये डिस्प्लेजिया एक दफ़ा चला गया तो ये रिवर्सिबल भी नहीं है, और ये प्री कैंसरस स्टेज है, मतलब कैंसर से पहले जो स्टेज होती है उसको हम डिस्प्लेजिया कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद कैंसर बन ही जाना है वो वाला आगे। तो इंट्रा एपिथेलियल एपिथेलियोमा भी हमें देखने को मिलेगा, मतलब जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं ना कंजक्टिवा के, उनका ट्यूमर होगा। एपिथेलियोमा मतलब ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और ये पहले बनेगा हमारा इसके ऊपर लिम्बस के ऊपर, फिर बाद में वो हमारा कॉर्निया को भी इन्वेड कर लेगा, या फिर हमारा फोनिक्स की तरफ भी मूव करेगा, फोनिक्स की तरफ भी मूव करेगा, साइडों पे भी मूव करेगा। पहले बनेगा लिम्बस के ऊपर ही। आप लोगों को बिल्कुल साफ पता चल रहा होगा कि टॉर्चर स्ट्रक्चर है, सारी ब्लड वेसल कैसे भरी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर फीडर वेसल्स भी इसकी आ रही हैं, ठीक है, फिर जिसको फीड कर रही हैं, जो मैंने कॉक्स की पहले ब्लड वेसल पढ़ाई हैं वो भी यही हैं। तो फ्लैशी एलिवेटेड ग्रोथ विद वेसल, इसके अंदर वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और फीटर वेसल्स भी उसके साथ आ रही हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकल होगा या क्रायोथेरेपी करेंगे, बाद में माइटोमाइसिन सी देंगे ताकि रीएक्रेस ना हो। क्रायोथेरेपी क्या है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा कर देना कि सेल्स वैसी डेथ हो जाए सेल्स की। अब हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पढ़ लेते हैं। जिसके एंड पे ओमा आ जाए ना, उसका मतलब होता है कि वो एक मलिग्नेंट ट्यूमर है, वो बिनाइन ट्यूमर नहीं, मलिग्नेंट ट्यूमर है, इसके एंड पे ओमा आ जाए तो ये एक मलिग्नेंट ट्यूमर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जिसके जो रिस्क फैक्टर है बिल्कुल सेम है बोवन से, मतलब स्मोकिंग आ गया, यूवी रेडिएशन आ गई, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस आ गया, ठीक है, सॉरी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ गया। फिर ये बूढ़े लोगों में देखा गया है, और ये कार्सिनोमा इन सीटू या डिनोमो से ओरिजिनेट होता है। कार्सिनोमा कोई पहले कोई कैंसर प्रेजेंट था मतलब अपनी जगह पे, उसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन गया, या फिर ये खुद ब खुद भी ओरिजिन हो सकता है। डिनोमो मतलब इसका खुद ब खुद भी कोई ओरिजिन हो सकता है। अराइज कहाँ से होता है, ये लिम्बल एरिया से होगा, या बल्बर कंजक्टिवा से होगा, या फिर इंटरपल्बर कंजक्टिवा। आप लोगों को इंटरपल्बर कंजक्टिवा दिखा देता हूँ कि हमारा जो सामने है ना, ये सारा ऊपर आईलिड है, इसके नीचे जो हमारा पल्पेबल कंजक्टिवा उससे ओरिजिनल हुआ सारा कैंसर का। ये आप नज़र आ गई पेपिलोमेटस ग्रोथ है, सारी पेप्यूल बने हुए हैं वाइटिश, ठीक है, ये सारे पेप्यूल बने हुए हैं। तो ये एक स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है जो कि कॉर्निया को भी इन्वेड कर सकता है, स्क्लेरा को भी इन्वेड कर सकता है, ग्लोब को भी इन्वेड कर सकता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मलिग्नेंट ट्यूमर है, तो मलिग्नेंसी इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाएगी, कॉर्निया को, स्क्लेरा को, ग्लोब को, ठीक है, इजीली इन्वेड कर सकता है। एक तो फ्लैशी ट्यूमर है, थोड़ा चमकने वाला, और जेलेटेनियस मतलब जेल की तरह हिलेगा झिलेगा जैसे, और लिकोप्लेकी का आपको बता चुके हैं वाइट पैच पाए जाएंगे इसके ऊपर, और पेपिलोटोमेटस से जैसे पेप्यूल्स होते हैं ना जैसे,
हमारे पेप्यूल्स देखे जाते हैं वैसे पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे। और ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो सर्जिकल होगा या फिर रीकरेंस को डिक्रीज़ करने के लिए हम क्रायोथेरेपी कर लेंगे। सर्जिकल में रीकरेंस के चांसेस देखे जाएंगे, लेकिन अगर रीकरेंस को डिक्रीज़ करना है तो क्रायोथेरेपी कर लो या ब्रेकीथेरेपी कर लो। ब्रेकीथेरेपी भी एक रेडिएशन की टाइप है जिसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसकी रेडिएशन निकल होती है, बॉक्स को हम ट्यूमर के पास रख देते हैं। फिर एक टॉपिकल कीमोथेरेपी कर सकते हैं, जो कि कीमोथेरेपी आपको पता है कि जो ड्रग्स अगेंस्ट द कैंसर, तो वो टॉपिकल ड्रग्स भी दे सकते हैं। फिर एक कंजक्टिवल नीवस है, मेलानोसिटिक कंजक्टिवल ट्यूमर है। अब आप लोगों के सामने मेलानोसिटिक आ गया। मेलानोसिटिक से आपको याद आ रहा होगा कि मेलानोसाइट्स वो थे जो मेलानिन बना रहे थे हमारी बॉडी के अंदर। तो ठीक है, अगर उसका ट्यूमर पाया जा रहा है तो जारी बात है ट्यूमर जब सेल्स बढ़ेंगे तो उसके अंदर मेलानिन भी प्रेजेंट होगा। मेलानिन प्रेजेंट होगा तो ट्यूमर का कलर कौन सा होगा, ब्लैक कलर होगा। ब्लैक कलर के ट्यूमर होंगे ये। नॉर्मली ये जो कंजक्टिवल नीवस है ये फर्स्ट डेकेड के अंदर पाया जाता है, मतलब बच्चों के अंदर पाया जाता है। और पिगमेंट लेकिन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूंगा पिगमेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर मेलानिन प्रेजेंट है। और ये मूवेबल होगा, मतलब अगर आप नीचे आई ग्लोब को घुमाओगे ना तो ये सामने आपका ये वाला जो ट्यूमर है ये घूमेगा, क्योंकि आपको पता है कंजक्टिवा के ऊपर प्रेजेंट है। कंजक्टिवा एक मेम्ब्रेनस लेयर है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस लेयर है। और 1% इसकी मेलिग्नेंसी की चांस है, ज़्यादातर ये मेलिग्नेंट नहीं होता। आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा कि ब्लैकिश जो ट्यूमर है ना, ये वाला ब्राउनिश ब्लैकिश, ये हमारा सारा ट्यूमर है जो कि उसके करीब है, लिम्बस के करीब है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन के लिए, वरना इसका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद प्राइमरी एक्वायर्ड मेलानोसिस, फिर इसके अंदर मेलानोसिस आ गया, लेकिन ये एक्वायर्ड है, ये फर्स्ट डेकेड के अंदर नहीं हो रहा और ये हमारी बाद में लाइफ के अंदर हो रहा है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं नीवस के साथ, मतलब नेवर फ्रॉम नीवस, कि आपने ये नहीं सोचना कि नीवस से शायद निकल आएगा ये जो हम नीवस ऊपर पढ़ के आए हैं कंजक्टिवल नीवस, उससे कभी भी नहीं निकलेगा ये। इसका अपना ही ओरिजिन होगा, एक्वायर्ड होगा ये ट्यूमर, ठीक है। मेलानोसिटिक इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया है, ठीक है। अडल्ट लाइफ में देखा जाएगा, बच्चों में नहीं देखा जाएगा। और स्मॉल पिगमेंटेड लेजन होगी, छोटी सी लेजन होगी सुपरफिशियली ऊपर, जैसे वो भी आई के ऊपर घूम रही थी ना, ये भी इस तरह आई के ऊपर घूमेगा, सुपरफिशियली प्रेजेंट होगा कंजक्टिवा के अंदर। और डिफ्यूज होगा, वो फ्लैट होगा और एसिम्टोमेटिक होगा, कोई सिम्टम नहीं आएगा इसका, क्योंकि साइडों पे प्रेजेंट है, ना ही विजन को डिस्टर्ब कर रहा है ना कुछ कर रहा है। सुपरफिशियली रहेगा तो कोई मेटास्टेसिस नहीं होगी। अगर उसका कलर डार्क हो या फिर वो थोड़ा साइज़ में बढ़े तो आपने समझ जाना कि अभी ये मेटास्टेसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन 20% चांसेस है इसके मैक्सिमम के मेटास्टेसिस कर सकेगा ये। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, क्रायोथेरेपी है, ठंडा करके ख़त्म कर दो और बाद में माइटोमैसिन सी दो ताकि रीकरेंस ना हो सके। फिर मेलिग्नेंट मेलानोमा आ गया, फिर मेलानोमा आ गया, ये है तो बहुत रेयर है, ठीक है, लेकिन अराइज फ्रॉम जो हम पीछे पढ़ के हैं एक्वायर्ड मेलानोसिस है, ठीक है। 75% चांसेस होते हैं कि उससे बाद में मेलिग्नेंट मेलानोमा भी बन जाए। मेलिग्नेंट है तो उसकी मेलिग्नेंसी के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर नीवस से भी हो सकता है 20% चांसेस के हों, या डीनोमा खुद ब खुद ही 5% ये ट्यूमर बन भी सकता है, ठीक है। आखिरी पहरे में देखा जाएगा 6 डेकेड में, मतलब 60 साल के बाद या 60 साल के अंदर देखा जाएगा पेशेंट्स के अंदर। और ये पिगमेंटेड होगा या नॉन पिगमेंटेड भी हो सकता है, हालांकि ये पिगमेंटेड से निकल रहा है मेलानोसिस तो, लेकिन कुछ केसेस में नॉन पिगमेंटेड भी हो सकता है। और 20-30% इसकी चांसेस है मेलिग्नेंसी के। है ही मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इसकी मेलिग्नेंसी के। आपको ये ट्यूमर मैं दिखाता हूँ डायग्राम के अंदर, ये आपको ब्लैकिश सा ट्यूमर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मेलिग्नेंसी के चांसेस रखता है कि ये हो सकता है कि हमारी आई के अंदर चला जाए, ग्लोब के अंदर से फाड़ के अंदर रेटिना तक पहुँच जाए, तो बहुत मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये भी। और इसके डायग्नोसिस हमने कैसे करना है, इसमें मेटास्टेसिस के चांसेस बहुत हैं। 20-30% चांसेस हैं कि लिम्फ नोड में चला जाए, लंग्स में चला जाए, ब्रेन में चला जाए, लीवर में चला जाए। तो इस वजह से हम लीवर टेस्ट करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं ब्रेन वगैरह का, या सीटी स्कैनिंग वगैरह करते हैं, या चेस्ट का एक्सरे वगैरह करते हैं कि लंग्स के अंदर तो नहीं इसकी मेटास्टेसिस होगी। ट्रीटमेंट इसका होगा इनोकुलेशन, ये मतलब पूरी की पूरी आई को रिमूव कर दो, या फिर एक्जेंटिरेशन, मतलब वो कितनी हद तक फैला हुआ है। फिर उसके साथ जो पीछे टिश्यू काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होंगे ना, उस टिश्यू को भी हमें साथ में रिमूव करना पड़ेगा। हमेशा जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, उसके साथ हमें नॉर्मल टिश्यू भी 5 से 6 मिलीमीटर तक रिमूव करने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी मेलिग्नेंसी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इन फ्यूचर।